हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है द गैंगस्टर, द कॉप एंड द डेविल ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक एक्शन थ्रिल मिस्ट्री क्राइम मूवी है जिसमें कि पुलिस वाले और गैंगस्टर साथ में आते हैं एक डेविल को पकड़ने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे मर्डर्स होते हैं और पुलिस वाले और गैंगस्टर के अपने अपने मकसद है उस डेविल को पकड़ने के लिए, लेकिन दोनों कैसे टीम अप होकर उस डेविल को पकड़ते हैं ये सब जानेंगे हम इस मूवी में। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और इंश्योरेंस क्लेम के लिए वो स्क्रैचेस के फोटो ले रहा था, लेकिन तभी वो आदमी जिसने उसके कार का एक्सीडेंट किया था उसे चाकू से स्टैब करके मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड यानी जुंग पे, जो कि एक पुलिस वाला है और अपने डिपार्टमेंट से फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि डिपार्टमेंट में लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। अभी ये क्राइम सीन पे जा रहा था, बट वहां जाने से पहले वो आता है एक कसिनो में जहाँ पे इलीगल काम भी होते हैं। और ये बात जब कसिनो के मालिक, जो कि है एक गैंगस्टर जिसका नाम है डोंगसू, उसे पता चलता है तो वो जुंग के चीफ को कॉल करता है मामला संभालने के लिए, इसलिए क्योंकि वो जुंग के चीफ को पैसे भिजवाता है अपना काम आराम से करने के लिए। चीफ तुरंत कॉल करते हैं जुंग को और उसे क्राइम सीन पे पहुंचने को बोलते हैं, और जब जुंग क्राइम सीन पे पहुंचता है तो वो उस कार को नोटिस करता है जिसकी एक्सीडेंट हुई थी कि उसके स्क्रैचेस बहुत ही माइनर है, ऐसा जैसे कि किसी ने इंटेंशनली कार को हिट किया हो। उसके बाद पुलिस वालों की मीटिंग होती है, केस डिस्कस किया जाता है, विक्टिम के बैकग्राउंड को खंगाला जाता है, लेकिन चूंकि क्राइम सीन से सिर्फ विक्टिम का वॉलेट गायब था इसीलिए इस केस को रॉबरी केस समझा जाता है। लेकिन जुंग चीफ को पहले के भी 2 मर्डर केसेस के बारे में बताता है और कहता है कि तीनों मर्डर्स में चाकू का इस्तेमाल हुआ है, वो भी सेम लेंथ का, तो हो सकता है कि ये किसी एक पर्सन का काम हो और ये सीरियल किलिंग हो सकती है। बट चीफ उसे ज्यादा सोचने से मना करते हैं और केस को रॉबरी केस ही कंसिडर किया जाता है। ये देखते हैं डोंगसू को एक और गैंगस्टर जिसका नाम है सुन हो उसके साथ मीटिंग करते हुए, जिसके साथ बिजनेस को लेकर उसकी आए दिन बहस होती रहती है। बट यहाँ पर डोंगसू और सुन हो के आदमी आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, और डोंगसू इतना उसूलों वाला होता है कि सबसे पहले तो अपने आदमी को एक पंच मारता है और सुन हो के आदमी के दांत ही तोड़ देता है बीच में बोलने के लिए। इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। और मीटिंग के बाद जब डोंगसू वापस जा रहा होता है तो कोई उसकी कार को पीछे से हिट कर देता है और वो होता है किलर। बट डोंगसू देखता है कि स्क्रैचेस ज्यादा नहीं है तो वो उसे जाने बोलता है, बट किलर उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देता है और डोंगसू फाइट बैक करता है और किलर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। बट जाने से पहले वो डोंगसू को अपनी कार से हिट कर देता है, पर हम देखते हैं कि डोंगसू अभी भी जिंदा है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जिसके बाद डोंगसू के आदमी सुनहो के आदमियों पे अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सुनहो का काम है। इधर किलर को देखते हैं जिसे चोट आई थी तो वो खुद से ही खुद की स्टिचिंग करता है और फिर जाता है एक कुत्ते को मारने, बट तभी उसका मालिक वहां आ जाता है और वो उस आदमी को ही मार देता है। नेक्स्ट डे डोंगसू अपने आदमी को बताता है कि उस पे अटैक के पीछे सुनहो का हाथ नहीं है, इसलिए क्योंकि जिसने भी उस पे अटैक किया था उसके मारने का तरीका बहुत अलग था और वो किसी गैंग का मेंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद वो अपने आदमी को किलर के कार का नंबर देता है और उसे ढूंढने को बोलता है। तभी वहां पे आता है जुंग, जो पहले तो उससे माफी मांगता है कि उसे अफसोस है कि उसके होते हुए भी गैंगस्टर सुरक्षित नहीं है, और फिर उसे पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछता है। बट डोंगसू बोलता है कि पुलिस से पहले वो उस आदमी को पकड़ लेगा, वैसे भी पुलिस नकारा होती है, उसके होते हुए भी मासूम लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और अपनी स्टेटमेंट में ये बताता है कि वो गिर गया था और उसे चोट आ गई थी। जिसपे जुंग डोंगसू के आदमी को कहता है कि वो अपने बॉस को बांध कर रखे, क्या पता अभी वो कितने चाकुओं के ऊपर गिरेगा। अब डोंगसू को तो अपनी जान की चिंता नहीं है, बट चाकू को तो है, क्या पता उसके नाजुक धार से कहीं कोई मर गया तो। उसके बाद जुंग जाता है डोंगसू के कार को चेक करने और वो नोटिस करता है कि डोंगसू के कार के स्क्रैचेस भी बहुत माइनर हैं, जिससे कि वो कंफर्म हो जाता है कि डोंगसू के ऊपर किलर ने ही अटैक किया होगा। और ये बात वो अपने चीफ को भी बताता है और कहता है कि डोंगसू के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं, तो किसी एक केस में डोंगसू को अरेस्ट कर लिया जाए और उसे पूछताछ करके किलर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डोंगसू किलर को ढूंढ के मार देगा और तब उन्हें एक और मर्डर केस को सॉल्व करना पड़ेगा। बट चीफ उसकी बात नहीं सुनते हैं। वहीं देखते हैं किलर को जो एक और मर्डर करता है, इस बार एक ट्रक ड्राइवर का, और उसी की ट्रक लेकर भाग रहा होता है और उसमें मौजूद एक और आदमी का वो खून कर देता है और उसका चाकू वहीं रास्ते में गिर जाता है। वहीं डोंगसू उस किलर का स्केच बनवाता है और अपने आदमियों को उसे पुलिस से पहले पकड़ने को बोलता है। इधर जुंग डोंगसू के कसिनो पे रेड कर देता है, यानी कि उसने चीफ को मना लिया, और फिर डोंगसू से डील करने जाता है कि अगर उसने किलर की इन्फॉर्मेशन उसको दे दी तो वो उसके कसिनो वाले केस को नजरअंदाज कर देगा, और बताता है कि जिस किसी ने भी उसके ऊपर अटैक किया है वो एक सीरियल किलर है जिसका मोटिव किसी को नहीं पता। जनरली सीरियल किलर्स का एक पैटर्न होता है, या तो वो लड़कियों को टारगेट करते हैं या तो उन लोगों को जो कि उनसे कमजोर हो, बट इस सीरियल किलर का कोई मोटिव पता नहीं चल रहा, वो रैंडमली किसी को भी अटैक कर रहा है, जैसे कि डोंगसू खुद जो कि इतना पावरफुल है, इसीलिए वो किलर की इन्फॉर्मेशन उसे दे दे, वरना और भी मर्डर्स होते रहेंगे। और डोंगसू उससे पूछता है कि किलर को
पकड़ने के बाद पुलिस क्या करने वाली है। तो जुंग बताता है कि वो लोग लॉ के हिसाब से उसे पनिशमेंट दिलवाएंगे, जेल में डालेंगे। और डोंगसू पूछता है कि बस जेल में डालेंगे। एंड जुंग वाज लाइक हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और डोंगसू वाज लाइक अरे जब तक गंतड़िया बाहर न निकले काहे की सजा। डोंगसू के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जब से उसके ऊपर अटैक हुए हैं उसके वर्ल्ड में उसकी रेपुटेशन नीचे हो गई है। और एक दिन उसका आदमी उसे बताता है कि उन्हें किलर की कार मिल गई है और जिस एरिया में वो कार मिली है उस एरिया में एक और मर्डर हुआ है और मर्डर वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर उन्हें एक चाकू मिला है और डोंगसू उस चाकू को पहचान लेता है। फिर जुंग को कॉल करके बताता है कि किलर ने एक और मर्डर किया है। फिर हम दोनों को एक साथ देखते हैं और डोंगसू बताता है कि वो उस किलर को कैसे भी करके पकड़ेगा, क्योंकि गैंगस्टर के लिए उसकी रेपुटेशन ही सब कुछ होती है और उसने अपन का ईगो हर्ट किया है और इसीलिए वो जुंग के साथ एक डील करना चाहता है। वो उसे मैन पावर देगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा और दोनों अपने अपने सोर्सेज लगाकर उस किलर को पकड़ेंगे। और जुंग पूछता है कि क्या पकड़ने के बाद किलर दोनों में आधा आधा बटेगा, बट डोंगसू बोलता है कि दोनों में से जल्दी जो भी किलर को पकड़ेगा किलर उसका होगा। जुंग ने पहले पकड़ा तो वो अपने लॉ के हिसाब से उसे सजा दिलवाएगा और अगर उसने पकड़ लिया तो वो अपने लॉ से उसे सजा देगा। और जुंग उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर डोंगसू उसे किलर की स्केच दिखाता है और एक रिकॉर्डर देता है और बताता है कि उसने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली हैं ताकि पुलिस उसे बाद में फंसाए नहीं। और जुंग उस रिकॉर्डर को तोड़ देता है तो डोंगसू उसे ऑडियो के बाद वीडियो दिखाता है, यानी कि जिस रूम में वो लोग थे वहाँ पे कैमरा लगे हुए थे। और जुंग इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो कहता है कि ये केस खत्म होने के बाद सबसे पहले वो डोंगसू को जेल में डालेगा। उसके बाद टीम तैयार की जाती है और जुंग के साथ होते हैं 2 पुलिस वाले और वो उन्हें किलर का स्केच दिखाता है और बताता है कि इस केस में वो लोग डोंगसू के साथ काम करने वाले हैं क्योंकि उसके पास मैन पावर है और वो लोग अपने डिपार्टमेंट में बाकी यूनिट से हेल्प नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी और चीफ फंस सकते हैं क्योंकि वो डोंगसू को प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस डोंगसू ने किलर का फेस देखा है और उसके पास किलर की कार भी है और वो लोग बस डोंगसू का यूज कर रहे हैं किलर तक पहुंचने के लिए और फिर वो लोग खुद से किलर को पकड़ेंगे। इधर डोंगसू अपने आदमियों को बताता है कि वो लोग पुलिस का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जुंग अपने आदमियों के साथ आता है डोंगसू के अड्डे पे जहाँ पे किलर की कार है और इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। और जुंग कार में मिले कुछ सैंपल्स को अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक फ्रेंड जिसका नाम है सोजिन उसको देता है चेक करने के लिए। और इसी बीच में डोंगसू अपने आदमियों से सुनहो का मर्डर करवा देता है, वो भी किलर के चाकू से, और वो चाकू वो बॉडी के साथ ही छोड़ देता है ताकि वो पुलिस को मिल जाए। जिसके बाद हेड सभी पुलिस वालों को डांटते हैं लापरवाही से काम करने के लिए क्योंकि उनके रहते हुए एक और मर्डर हो गया। और तभी सोजिन जुंग को कॉल करती है और बताती है कि जो सैंपल्स उसने दिए थे और जो चाकू सुनहो के मर्डर में यूज किया गया था उसमें सभी विक्टिम्स के डीएनए मिले हैं, इंक्लूडिंग वो ट्रक ड्राइवर और डॉग का मालिक। और जुंग समझ जाता है कि सारा किया धरा डोंगसू का है क्योंकि उसी के पास किलर की चाकू थी और वो सीधा आता है डोंगसू के पास और उसे पीटने के बजाय खुद ही पीट रहा होता है। अब कहाँ डोंगसू जैसा हट्टा कट्टा गैंगस्टर और कहाँ जुंग जैसा ठीक ठाक पुलिस वाला। और फिर जुंग के पूछने पर डोंगसू एडमिट करता है कि उसी ने सुनहो का मर्डर करवाया है, बट वो चिंता ना करे, वो अभी भी किलर वाली केस में उसकी हेल्प करेगा। बट जुंग बोलता है कि आगे से वो अकेले काम करने वाला है और वो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद ये केस मीडिया तक चली जाती है और अब तक के मिले एविडेंसेस से इस केस को सीरियल किलिंग का केस बनाया जाता है जिसे हैंडल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है। और वो लोग जुंग और उसकी टीम का मजाक उड़ाते हैं कि उन्हें ढंग से काम करने भी नहीं आता और पुलिस वाले यहाँ आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वहीं देखते हैं कि किलर भी सुनहो के मर्डर की न्यूज टीवी पे देख रहा था। उसके बाद डोंगसू को देखते हैं जो सुनहो के फ्यूनरल में आया था और वहाँ पे किलर भी होता है और डोंगसू उसे देखता है, बट भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो उसे क्लियरली नहीं देख पाता है। और किलर सुनहो के आदमी को एक नोट देकर जाता है जिसमें लिखा था कि सुनहो का खून उसके ही चाकू से हुआ है, बट वो खूनी नहीं है। जिसके बाद सुनहो के आदमी का पूरा शक डोंगसू पे चला जाता है और वापस जाते टाइम किलर एक और मर्डर करता है और विक्टिम की बॉडी उसी की कार की डिक्की में डालकर उसी की कार लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जुंग और डोंगसू को किलर की कार सर्च करते हुए। अब ये सवाल आता है कि जुंग ने तो कहा था कि वो अकेले इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर वो डोंगसू के साथ क्या कर रहा है? तो वो इसलिए क्योंकि अगर स्पेशल टास्क फोर्स ने किलर को उनसे पहले पकड़ लिया तो दोनों फंस सकते हैं और पुलिस एंड गैंगस्टर के साथ काम करने वाली बात किसी को नहीं पता। लेकिन तभी उन पे सुनहो के आदमी अटैक कर देते हैं और यहाँ पे आपको अच्छी फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे जुंग तो बस पिटे ही जा रहा था ऑलमोस्ट, बट डोंगसू वाज अ गुड फाइटर। अब भाई गैंगस्टर है, बट फाइट के एंड में सुनहो के आदमी को चाकू लग जाती है और वो मर जाता है और डोंगसू जुंग को वहां से जाने को बोलता है और कहता है कि वो बॉडी को ठिकाने लगा देगा। और जुंग फ्रस्ट्रेटेड होता है, कहाँ तो वो गैंगस्टर के साथ मिलकर केस पे काम कर रहा था मर्डर्स रोकने के लिए, वहीं अब तक उसके सामने ही 2 मर्डर्स हो चुके थे। नेक्स्ट डे चीफ जुंग को एक किडनैपिंग केस हैंडल करने को बोलते हैं और ये केस उसी आदमी का होता है जिसका खून किलर ने रिसेंटली किया है, बट उसकी फैमिली को लगता है कि उसका किडनैप हुआ है। और जुंग बोलता है कि हर जगह मर्डर्स हो रहे हैं और चीफ उसे किडनैपिंग केस दे रहे हैं। अगर उन्होंने पहले ही उसकी बात मानकर केस को सीरियल किलिंग की तरह इन्वेस्टिगेट किया होता तो आज वो केस स्पेशल टास्क फोर्स को नहीं मिलता। बट चीफ बोलते हैं कि जुंग के पास भी कोई मजबूत एविडेंस नहीं थे। यहाँ हम सिस्टम की मजबूरी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है, बट फिर भी एविडेंस ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते और क्रिमिनल्स इसका फायदा
उठाते हैं। उसके बाद जुंग अपने आदमियों के साथ आता है उस आदमी के घर पे जिसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट कराई गई थी, और उसकी वाइफ को किलर की कॉल आती है जो उसे पैसे लेकर रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है और पुलिस उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी। फिर उस लेडी को देखते हैं जो पैसे लेकर आती है उस रेस्टोरेंट में, और वो पैसे उससे उस रेस्टोरेंट की ओनर ले लेती है, और जुंग दूर से ही उस पर नजर रखे हुए था, और तभी वहां पे वो उस किलर को भी देखता है जो जुंग को देखते ही भागने लगता है, जिसके बाद सारे पुलिस वाले उसका पीछा करना चालू करते हैं और फिर भी वो उनको चकमा देकर भाग जाता है। सीन में हम देखते हैं सो जिन को, जो जुंग को एक फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट देती है जो उन्हें मिली थी किलर की गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से, और बताती है कि ये किसी कैंग नाम के आदमी की है जिसकी फैमिली ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराई है। इसके बाद जुंग आता है कैंग के एड्रेस पे, और यहाँ उसके रूम में उसे बहुत सी अजीब किताबें मिलती हैं और कुछ केमिकल्स जिनका यूज फिंगरप्रिंट मिटाने में किया जाता है, और वहाँ उसे कैंग की एक फोटो मिलती है, और जब जुंग उसे किलर के स्केच के साथ मैच करता है तो बैंग, यानी कि कैंग ही किलर था। जिसके बाद जुंग अपने आदमियों को कैंग का नंबर देता है और उसका बैकग्राउंड चेक करने को बोलता है, और फिर डोंगसू को किलर की फोटो सेंड करता है और वो रिकॉर्डिंग भी जो उसे किडनैपिंग केस में मिली थी। और जब डोंगसू उस आवाज को सुनता है तो वो उसे पहचान लेता है, एंड आई लाइक दैट स्माइल। उसके बाद पुलिस और गैंगस्टर्स की मीटिंग बैठाई जाती है और कैंग यानी किलर की पूरी जन्म कुंडली खोली जाती है और सभी को किलर की फोटो दी जाती है और उसे हर जगह ढूंढने को बोला जाता है, और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन चालू होता है। एक दिन डोंगसू को बस स्टैंड पे देखते हैं जहां वो एक हाई स्कूल गर्ल को बारिश में भीगते देखता है, तो वो उसे अपना छाता दे देता है, यानी कि भाई हमारे बुरे नहीं हैं। उसके बाद सभी पुलिस वाले और गैंगस्टर्स को एक साथ देखते हैं डिनर करते हुए जिन्हें डोंगसू ट्रीट दे रहा था, और वहाँ वो टीवी देखते हैं जिसपे एक हाई स्कूल गर्ल के मर्डर की न्यूज आ रही थी, और डोंगसू उस क्राइम सीन पे अपना छाता देखता है जो उसने उस हाई स्कूल गर्ल को दी थी, जिसके बाद तो उसका खून ही खोल जाता है और सभी फिर से किलर को ढूंढना चालू करते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो एक होटल में रुका है। जिसके बाद सभी उस होटल के बाहर किलर का वेट करने लग जाते हैं, और जब किलर वहाँ पे आता है तो वो उनको देख लेता है और तुरंत अपनी कार की स्पीड तेज करके वहाँ से भाग जाता है, और जुंग और डोंगसू उसका पीछा करना चालू करते हैं, और काफी देर चेजिंग के बाद एक ट्राई जंक्शन पे तीनों की कार आपस में टकरा जाती है। दरअसल यहाँ पुलिस और गैंगस्टर के बीच में अलग कंपटीशन है कि कौन किलर को पहले पकड़ेगा, और जब डोंगसू किलर को कार में चेक करता है तो वो वहाँ नहीं होता और सभी उसे भागते हुए देखते हैं। जिसके बाद फिर से चेजिंग चालू होती है, बट इस बार किलर डोंगसू के आदमी जो कि उसका खास आदमी था उसका खून कर देता है। जिसके बाद तो डोंगसू उसे पागलों की तरह ढूंढता है और फाइनली उसे एक कैरियोके में ढूंढ ही लेता है जहाँ वो एक बाथरूम में छुपा था, और डोंगसू एक ही धक्के में दरवाजे के साथ उसके ऊपर गिरता है और जो मारता है मतलब अधमरा कर देता है, और जुंग को फोन करके बताता है कि किलर उसके पास है। उसके बाद वो उसे अपने अड्डे पर लेकर आता है, और किलर की बातों से यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो कितना बड़ा साइको है। वो लोगों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए मारता है, और डोंगसू उसे बहुत टॉर्चर करता है, बट फिर भी वो खुशी खुशी उसे बताता है कि लोगों को मारते वक्त उसे कैसा फील होता है। और डोंगसू उसे जैसे ही मारने वाला होता है जुंग अपनी कार लेकर सीधा वहाँ आ जाता है और डोंगसू को उसे हिट कर देता है, और फिर किलर को अपने साथ ले जाता है और सीधा लेकर आता है पुलिस स्टेशन में, और सभी को दिखाता है कि ये है किलर, स्पेशली स्पेशल टास्क फोर्स को, जैसे कि वो उसकी कोई ट्रॉफी हो। उसके बाद किलर के ऊपर केस होता है, और जुंग है तो पुलिस वाला, वो डोंगसू के इलीगल बिजनेसेस के केस भी ओपन करता है, उसके हर जगह पे रेड करता है। हाँ, डोंगसू अभी भी जिंदा है, एक चाकू तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, एक कार का जरा सा धक्का उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। वहीं देखते हैं किलर को हॉस्पिटल में जहाँ पे वो अपनी इंजरीज की ट्रीटमेंट करा रहा था और मजे से खाना ठूस रहा था। एक तो ये एथिक्स, मतलब होंगी ये सही अपनी जगह पे, बट मैं पर्सनली क्रिमिनल्स के साथ ये दमादों वाली ट्रीटमेंट पसंद नहीं करती हूँ। ऊपर से उसे लॉयर भी दिया जाता है, अगेन एनीथिंग। और किलर प्रोसिक्यूटर के सामने सारे चार्जेस से इनकार करता है, बट जुंग के सामने वो उसे बताता है कि उसने कब कैसे किसी को मारा और मारते समय उसे कैसा फील होता था। मतलब जुंग को पूरा इरिटेट कर देता है और वो भी उसे पीटने लगता है, बट पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इसीलिए कोर्ट में किलर खुद को इनोसेंट बताता है और कहता है कि अगर वो क्रिमिनल है तो पूरा समाज क्रिमिनल है। वही विक्टिम कार्ड के लोग एक दूसरे के साथ कितनी नाइंसाफी करते हैं, अगर वो लोग गलत नहीं है तो वो भी गलत नहीं है। और उसका वकील बोलता है कि पुलिस के पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिसका डायरेक्ट लिंक किलर के साथ हो। लेकिन तभी प्रोसिक्यूटर अपने विटनेस को बुलाता है जो होता है डोंगसू, जो इकलौता पर्सन है उस किलर के अटैक्स को सरवाइव कर पाने वाला। और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जुंग डोंगसू के पास आया था हेल्प के लिए, बट पहले तो डोंगसू उसको खूब पीटता है क्योंकि किलर को लॉ की तरफ से कोई सजा नहीं हो रही थी। बट जुंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सरेंडर करके विटनेस बन जाए तो वो किलर की इन्वॉल्वमेंट हर केस में दिखा सकता है। फिर प्रेजेंट में डोंगसू कोर्ट को अपने बॉडी पे लगे चोट के निशान दिखाता है जो उसे किलर की वजह से मिले थे, और बताता है कि फाइट के टाइम उसने भी किलर के लेफ्ट चेस्ट पे चाकू मारा था, और जब किलर को चेक किया जाता है तो वो निशान होता है। और डोंगसू बताता है कि अगर आप चाकू से किसी का मर्डर करते हैं तो चोट आपको भी आती है, आपके नाखून टूट जाते हैं, और ये सारी चीज किलर में भी मिलते हैं। उसके बाद डोंगसू कोर्ट को वो नोट देता है जो किलर ने सुन्हो के आदमी को फ्यूनरल में दी थी, जिसपे लिखा था कि सुन्हो की मौत उसके ही चाकू से हुई है, बट किलर वो नहीं है। और डोंगसू ने बड़ी ही सफाई से वो लास्ट वाली लाइन फाड़कर हटा दी थी कि वो किलर नहीं है, और कोर्ट से उसकी हैंडराइटिंग मैच करने को बोलता है। डोंगसू को वो नोट सुन्हो के आदमी के डेड बॉडी के पर्स में मिली थी, जिसके बाद कोर्ट डोंगसू को अरेस्ट करती है उसके इल्लीगल काम के लिए और किलर को मौत की सजा सुनाती है।
उसके बाद देखते हैं जुंगन टीम को जिनको अवार्ड मिलता है। वहीं देखते हैं डोंगसू को जिसे नए जेल में शिफ्ट किया जा रहा था और यहाँ भी भाई का भौकाल टाइट था, सारे चट्टे बट्टे वहीं पे थे। और यहाँ हम किलर को भी देख पाते हैं जिसको डोंगसू एक स्माइल पास करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डोंगसू ने जुन के सामने एक शर्त रखी थी कि वो विटनेस तभी बनेगा जब उसे उसी जेल में रखा जाए जिस जेल में किलर होगा। इसका मतलब है कि भाई साहब का प्लान ही अलग है। जज साहब ने किलर की नेक्स्ट लाइफ की जर्नी की डेट जो भी फिक्स की होगी, डोंगसू उस जर्नी को प्रीपोन करना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और हाँ, ये मूवी एक रियल घटना पे आधारित है जो हुई थी 2005 में। तो इसी के साथ मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको मूवी एंड एक्सप्लेनेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।